हमने समय सीमा में काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए और हमने तो कहा था, गरीबों को अवसर देना था, इसलिए कहा था एक भी रुपया नहीं होगा, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे। बैंकों को खोलने की कागज पट्टी का खर्चा होगा तो होने देंगे। आखिर बैंकें है किसके लिए? गरीब के लिए होनी चाहिए। और इसलिए जीरो बैलेंस से हमने अकाउंट खोलने का संकल्प किया था। लेकिन मेरे देश के अमीरों को हमने देखा है और इस बार देश ने गरीबों को भी देखा और गरीबों की अमीरी को देखा है। और मैं इन गरीबों की अमीरी को आज लाल किले की प्राची से शत शत नमन करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। क्योंकि जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी इन गरीबों ने 20,000 करोड़ रुपया बैंक के खातों में जमा करवाए। अगर ये गरीबों की अमीरी न होती तो कैसे संभव होता? और इसलिए इन गरीबों की अमीरी के बलबूते, गरीबों की अमीरी के बलबूते ये टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास आज प्रकट हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में कहीं पर एक बैंक का ब्रांच खुल जाए या बैंक का नया मकान बन जाए तो इतनी बड़ी चर्चा होती कि वाह, बहुत बड़ा काम हो गया, बड़ा विकास हो रहा है, बड़ी प्रगति हो रही है। क्योंकि 60 साल तक हमने इन्हीं मानदंडों से देश के विकास को नापा है। वो नापने की पट्टी यही रही है कि एक बैंक का ब्रांच खुल जाए, बहुत बड़ा वाहवाही हो जाती है, बहुत बड़ा जय जयकार हो जाता है, सरकार की बल्ले बल्ले बात हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, बैंक खाता खोलना तो बैंक का ब्रांच खोलना मुश्किल काम नहीं है। सरकारी तिजोरी से वो काम हो जाता है। लेकिन 17 करोड़ देशवासियों को बैंक के दरवाजे तक लाना, ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है, बहुत बड़ा परिश्रम लगता है, जी जान से जुटना पड़ता है, पल पल हिसाब मांगना पड़ता है। और मैं टीम इंडिया के मेरे महत्वपूर्ण साथी, टीम इंडिया के मेरे महत्वपूर्ण साथी, बैंक के कर्मचारियों का, बैंकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बैंक को गरीबों के सामने लाकर के रख दिया। और ये चीज आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। दुनिया में आर्थिक चिंतन धाराओं में एक चिंतन धारा ये भी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमेशा अच्छा नहीं होता है और उसके कारण गरीबी का बोझ व्यवस्थाओं पर पड़ता है। मैं इस विचार से सहमत नहीं। भारत जैसे देश में अगर विकास का पिरामिड हम देखें तो पिरामिड के जो सबसे नीचे की सतह होती है वो सबसे चौड़ी होती है। अगर वो मजबूत हो तो विकास का सारा पिरामिड मजबूत होता है। आज विकास के पिरामिड में हमारे देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित वो वहां पर बैठा हुआ है। हमें पिरामिड, विकास की पिरामिड की इस नींव को मजबूत करना है।
ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा अगर वो ताकतवर होगा तो विकास का पिरामिड कभी हिलेगा नहीं। कितने ही झोंके क्यों ना आए, उसे कोई संकट नहीं आएगा। और विकास का ये पिरामिड आर्थिक मजबूती पर खड़ा होगा तो उनकी खरीद शक्ति बहुत बढ़ेगी। और जब समाज के आखिरी इंसान की खरीद शक्ति बढ़ती है तो इस इकोनॉमी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। वो बहुत तेज गति से देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम उस पर बल दें। हमने सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया है, गरीबों के भलाई के ऊपर बल दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। हमारे देश में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको सुरक्षा का कवच नहीं है। इंश्योरेंस का लाभ हमारे देश में निम्न मध्यम वर्ग को भी नहीं पहुंचा है। गरीब की बात तो छोड़ो। हमने योजना बनाई, 1 महीने का 1 रुपया, ज्यादा नहीं, 1 महीने का 1 रुपया, 12 महीने का 12 रुपया, और आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के हकदार बन जाइए। अगर आपके परिवार में कोई आपत्ति आई तो 2 लाख रुपया आपके परिवार को मिल जाएगा। अर्थतंत्र को कैसे चलाया जाता है, हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाए। 1 दिन के 90 पैसे, 1 रुपये से भी कम, साल भर के 330 रुपया आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपयों का बीमा सिर्फ 90 पैसे 2 रोज के हमने किया। भाइयों बहनों, भूतकाल में योजनाएं तो बनती रही है। कौन सरकार होगी जो योजना नहीं बनाती होगी? हर कोई बनाते हैं। कौन सरकार होती है जो घोषणाएं नहीं करती? हर कोई करती है। कौन सरकार होती है जो उद्घाटन के दिए न जलाती हो, फीता न काटती हो? सब कोई करते हैं। लेकिन कसौटी इस बात पे होती है कि हम जिन बातों को करते हैं उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते। हमने एक नए वर्क कल्चर पर दबाव डाला, हमने एक नई कार्य संस्कृति पर दबाव डाला है। और भाइयों बहनों, हमारे देश की कई योजनाएं जो 40 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, 5 करोड़ 7 करोड़ लोगों से आगे नहीं पहुंच पाती। इस योजना को अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन, 100 दिन में 10 करोड़ नागरिकों ने इसका लाभ लिया है। 10 करोड़ नागरिक हमारे देश में। ये 10 करोड़ नागरिक मतलब कि 10 करोड़ परिवार है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो 30-35 करोड़ परिवार है उसमें से 100 दिन के भीतर भीतर 10 करोड़ परिवार इस योजना में शरीक हो गए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार की, टीम इंडिया की पिछले 1 साल की जो विशेषता है, टीम इंडिया का जो पराक्रम है, टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी टीम इंडिया, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, समय सीमा में निर्धारित कामों को पूरा करना। मैंने पिछली बार लाल किले पर से शौचालय की बात की, स्वच्छता की बात की। देश के लिए पहले घंटे 2 घंटे अजूबा लगा कि ये कैसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर
शौचालय बनाने में के लिए समय खपा रहा है। लेकिन आज पूरे देश में जितने भी सर्वे होते हैं, हर सर्वे में एक बात उजागर आती है कि इस टीम इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण जन जन को छूने वाली कोई बात है तो वो स्वच्छता का अभियान है। भाइयों बहनों, हमने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों को आह्वान करते रहते थे, 9 लोगों का नाम अंकित करते थे। एक दौर चल पड़ा था, लेकिन आज इस टीम इंडिया को मुझे बधाई देनी है। चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सेवक हो, शिक्षाविद हो, सांप्रदायिक जीवन से जुड़े हुए, आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए महानुभाव हो, चाहे हमारे मीडिया के मित्र हो, सबने किसी की आलोचना किए बिना, बुराइयों को खोजने के बिना जन सामान्य को प्रशिक्षित करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। मैं जिन्होंने इस काम को किया है उन सबका आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा एक बात मुझे कहनी है, ये स्वच्छ भारत के अभियान को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली है, उसके सबसे बड़े ग्रांड एम्बेसडर कौन है? आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आप अपने परिवार में याद कीजिए क्या हुआ था। हिंदुस्तान में ऐसे कोटि कोटि परिवार हैं जिन परिवारों में 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बालक ये स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े एम्बेसडर बने। ये बालक घर में कोई कूड़ा कचरा करता है तो बच्चे मां बाप को रोकते हैं, नहीं, गंदगी मत करो, कूड़ा कचरा मत फेंको। किसी पिता को गुटखा खाने की आदत है और कार का शीशा खोलता है तो बच्चा रोक देता है कि दादा बाहर थूकना नहीं, भारत स्वच्छ रहना चाहिए। यह कार्यक्रम की सफलता उन छोटे छोटे बालकों के कारण है। मैं मेरे देश के भविष्य के प्रति, उन बालकों के प्रति अपना सर झुकाना चाहता हूं, सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जो बात बड़े बड़े लोगों को समझने में देर लगती है, वो भोले भाले निर्मल मन के बालकों ने तुरंत पकड़ लिया। और मुझे विश्वास है जिस देश का बालक इतना सजग हो, स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध हो, वो देश स्वच्छ होके रहेगा, गंदगी के प्रति नफरत पैदा होके रहेगी। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छ भारत को हमें उन्हें अर्पित करना है। महात्मा गांधी को 150वीं जयंती पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती और इसलिए अभी तो काम शुरू हुआ है, लेकिन मुझे इसको आगे बढ़ाना है, इसको रोकना नहीं है, संतोष मानना नहीं। मैंने ट्रायल के लिए, क्या ये काम टीम इंडिया कर पाती है कि नहीं कर पाती, इसके ट्रायल के लिए एक जिसको नाप सकूं ऐसे कार्यक्रम को यहां से मैंने घोषित किया था। किसी से सलाह मशवरा करके घोषित नहीं किया, जिलों से, गांवों से जानकारियां प्राप्त कर करके घोषित नहीं किया। बस मेरे दिल में आया और मैंने कह दिया था कि अगली 15 अगस्त तक हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बना देंगे। और बाद में जब हम काम शुरू किया, टीम इंडिया ने अपने जिम्मेवारी को समझा, ध्यान में आया
इस देश में 2,62,000 विद्यालय ऐसे थे जिसमें 4.25 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाने थे। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि कोई भी सरकार सोचती कि नहीं साहब, इसके लिए समय बढ़ा दीजिए। लेकिन टीम इंडिया का संकल्प देखिए, किसी ने भी समय बढ़ाने की मांग नहीं की। और आज 15 अगस्त को मैं उस टीम इंडिया का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान करते हुए इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और करीब करीब सारे टॉयलेट बनाने के काम में टीम इंडिया ने सफलता पाई है। मैं इसके लिए राज्य सरकारों को अभिनंदन देता हूं, जिला इकाई में बैठे हुए सरकारी अफसरों को अभिनंदन करता हूं, शिक्षा संस्था में बैठे हुए नीति निर्धारक हो या संचालक हो, उन सबका अभिनंदन करता हूं। यह मुद्दा 4.25 लाख टॉयलेट बनने का नहीं है। ये मुद्दा जो निराशा का माहौल है, कुछ हो नहीं सकता है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये जो माहौल है, उस माहौल के सामने ये आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। हम भी कुछ कम नहीं है। टीम इंडिया पीछे नहीं हट सकती है। टीम इंडिया सफलता लेकर रह सकती है, ये इसमें से संकेत मिलता है। और इसलिए राष्ट्र चलता है आत्मविश्वास के भरोसे। राष्ट्र चलता है नए नए संकल्पों की पूर्ति कर करके। राष्ट्र चलता है नए नए सपनों को संजो करके। हम कहीं बंद नहीं हो सकते। हमने निरंतर आगे बढ़ना होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश का मजदूर, हमने योजना बनाई श्रम एव जयते। भारत में गरीब मजदूर के प्रति देखने का रवैया हमें शोभा नहीं देता। हम कोई कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति मिल जाए, लंबा कुर्ता जैकेट पहन करके कोई महापुरुष मिल जाए, तो खड़े होकर के उसका बड़ा अभिवादन करते हैं। लेकिन कोई ऑटो रिक्शा वाला आ जाए, कोई पैदल रिक्शा वाला आ जाए, कोई अखबार बेचने वाला आ जाए, कोई दूध बेचने वाला आ जाए, इन गरीब के प्रति हमारा देखने का भाव ठीक नहीं है। राष्ट्र की इस कमी को 125 करोड़ देशवासियों ने अपने मन के संकल्प से मिटाना है, जिनके कारण हम अच्छे दिखते हैं, जिनके कारण हमारा अच्छा काम होता है, उससे बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं होता। और इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रमिकों का सम्मान, श्रमिकों का गौरव, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय स्वभाव होना चाहिए। यह जन जन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये जन जन की वृत्ति होनी चाहिए। पिछले दिनों कुछ योजनाओं के तहत जो अनऑर्गेनाइज लेबर हैं, उनको विशेष पहचान पत्र देने का हमने अभियान प्रारंभ किया है। उस पहचान पत्र के द्वारा उसको कई सुरक्षा की योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इन असंगठित मजदूरों की तरफ कभी देखा नहीं जाता। उसी प्रकार से हमारे देश के मजदूरों ने अपनी मेहनत से सरकार की तिजोरी में अपना हिस्सा जमा करवाया। धीरे धीरे ये रकम 27,000 करोड़ रुपए पहुंची। लेकिन वो मजदूर बेचारा 6-8 महीना नौकरी करके कहीं और चला जाता है, फिर साल 2 साल के बाद कहीं और चला जाता है। आगे जहां पैसे कटवा करके आया है, उसका कोई हिसाब किताब रहता नहीं।
पूंजी भी इतनी कम होती है कि मन नहीं करता है कि चलो 200 रुपया किराया करके फिर वापस जाके पैसे ले आऊं। और इसके कारण 27,000 करोड़ रुपया मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, उनकी पसीने की कमाई का सरकार की तिजोरी में सड़ रहा था। हमने उपाय खोजा, हमने मजदूरों को, श्रमिकों को एक स्पेशल पहचान कार्ड नंबर दे दिया और उनको कहा कि अब आपका तबादला कहीं पर भी होगा, आप एक नौकरी छोड़ के कहीं पर भी चले जाएंगे, एक कारखाना छोड़ के दूसरे कारखाना चले जाएंगे, एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चले जाएंगे, ये नंबर आपके साथ साथ चलेगा और रुपये भी आपके साथ साथ चलते जाएंगे। आपका एक रुपया कोई हजम नहीं कर पाएगा। 27,000 करोड़ रुपया गरीबों को वापस देने की दिशा में हमने प्रयत्न किया। हमारे देश में एक फैशन हो गई है, हर चीज में कानून बनाते रहो, हर चीज में कानून बनाते रहो और हमारे न्यायालयों को बिजी रखते रहो। एक कानून से दूसरा कानून उल्टी बात बताता हो, लेकिन एक ही विषय का कानून हो। कंफ्यूजन क्रिएट करना, यही काम हमारे यहां चलता रहा। गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी निशानी नहीं है और इसलिए कानून स्पष्ट हो, कानून सटीक हो, कानून कालबाह्य नहीं होना चाहिए। समाज तभी तो गति करता है। हमारे मजदूरों के लिए भिन्न प्रकार के 44 कानूनों के ढेर, उसमें से बेचारा मजदूर अपने हित की बात कहां खोजेगा। हमने उसमें बदलाव लाया है। 44 कानूनों को 4 आचार संहिताओं में समेट करके गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ मजदूर भी अपने हित की बात को पकड़ सके, इस योजना को हमने बल दिया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बातें होती हैं। आपने देखा होगा, बीमार व्यक्ति भी दूसरे को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए उसकी टिप्स देने की आदत रखता है। खुद तो अपना संभालता नहीं है, लेकिन हर इंसान को स्वभाव होता है, तुम ऐसा करो ठीक हो जाओगे, तुम वैसा करो ठीक हो जाओगे। ये करप्शन भी ऐसा है, जो इसमें लिप्त हैं वो भी सलाह देता है, जो इसके कारण परेशान है वो भी सलाह देता है और एक प्रकार से एक दूसरे को सलाह देना, यही चला है। भाइयों बहनों, मैंने कभी ये घोषणा नहीं की है, लेकिन आज मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऊपर से शुरू करना होता है, साथ साथ भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और दीमक ऐसी फैलती जाती है, पहले तो दिखती नहीं है, लेकिन जब बेडरूम तक घुस जाए, कपड़े जहां लगे उस कपबोर्ड तक पहुंच जाए, तब पता चलता है। और जब दिमाग से मुक्ति लेनी है तो हर स्क्वायर मीटर जमीन पे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं दवाइयों के। घर में एक जगह पर इंजेक्शन लगाने से काम नहीं बनता है। दिमाग को अगर खत्म करना है तो हर स्क्वायर मीटर पे हर महीने इंजेक्शन लगाते रहना पड़ता है, तब जाकर के सालों प्रयास करने के बाद दिमाग से मुक्ति मिलती है। इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दिमाग से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि कोटि प्रयासों की आवश्यकता है और उसे किया भी जा सकता है। कभी कभी मैं अगर ये कहता कि मैं एलपीजी गैस सब्सिडी 15,000 करोड़ रुपया कट करने वाला हूं,
तो मैं दावे से कहता हूं, हिंदुस्तान में इस सरकार की वाहिवाही के सैकड़ों लेख लिखे गए होते। ये मोदी बड़ा दम वाला है कि उसने 15,000 करोड़ रुपए की गैस की सब्सिडी को बंद कर दिया। ये आदमी है जो बड़े कठोर निर्णय कर सकता है। और अगर वो नहीं किया तो यार कुछ होता नहीं, कुछ दिखता नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को निराशा की गर्त में डूबने का शौक होता है। जब तक वो चार लोगों के बीच निराशा की बातें न करें, उनको रात को नींद नहीं आती। ये उनका एक व्यसन होता है। कुछ बीमार लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी के लिए पूछे तो पसंद नहीं आता है, वो चाहते नहीं कि बीमारी का पता चले। और कुछ बीमार ऐसे होते हैं, वो इंतजार करते हैं, यार वो आया नहीं, वो पूछने नहीं आया, और फिर उसको घंटे पर वर्णन करते थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं देख रहा हूं कुछ लोग होते हैं जो निराशा ढूंढते रहते हैं, निराशा फैलाते रहते हैं, और जितनी ज्यादा निराशा फैले उतना उनकी ज्यादा गहरी नींद आती है। ऐसे लोगों के लिए न योजनाएं होती हैं, न कार्यकलाप होते हैं, और न ही 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया इनके लिए भी समय इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन होता कैसे है? एलपीजी की सब्सिडी हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लाए, जनधन अकाउंट का फायदा लिया, आधार कार्ड का फायदा लिया, और ग्राहकों के खाते में सीधी सब्सिडी पहुंचाई। और इसके कारण जो दलाल थे उनकी दुकान बंद हो गई, जो बिचौलिए थे उनकी दुकान बंद हो गई, जो काला बाजारी थे उनकी दुकान बंद हो गई। सही व्यक्ति को सही लाभ, किसी का 1 रुपया काटा नहीं, बड़ी वाहवाही हो ऐसी घोषणाएं नहीं की, व्यवस्था में सुधार किया। और मैं आज मेरे 125 करोड़ देशवासियों की इंडिया टीम को कहना चाहता हूं, इसके कारण करीब 15,000 करोड़ रुपया, हर साल का 15,000 करोड़ रुपया जो कि गैस सिलेंडर के नाम से चोरी होता था, वो बंद हो गया, भ्रष्टाचार चला गया मेरे देशवासी। लगता होगा काम कैसे होते हैं मेरे भाइयों बहनों। 15,000 करोड़ रुपया भारत जैसे देश के लिए सामान्य बात नहीं होती, और वो हमने करके दिया। और हमने खुली वेबसाइट बनाई, डीलरों को यहां बोर्ड लगवाया। इसके बावजूद भी किसी भी की शिकायत है तो आधी रात को उसको गैस सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन देश को लूटने वालों के लिए इजाजत नहीं, गरीबों के पैसे लूटने वालों के लिए इजाजत नहीं है। क्या ये काम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का काम है कि नहीं? मेरे भाइयों बहनों, देश ने एक रिक्वेस्ट की थी मैंने मेरे देशवासियों को कि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं? ये 500-700 रुपया आपके लिए क्या जरूरत है? 500-700 रुपया तो आप चाय पान में एक दिन में खर्च करने वाले लोग हैं। मैंने अभी बात शुरू की है, अभियान नहीं चलाया, क्योंकि टीम इंडिया पर मेरा भरोसा है, जैसे जैसे बात पहुंचेगी परिणाम मिलता जाएगा। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि ये एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी गिव इट अप का मूवमेंट चलाया, अब तक 20 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। भाई, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है।
हम मंदिर में प्रसाद की कतार में भी खड़े रहते हैं तो कभी मन करता है कि छोटे भाई के लिए भी और एक प्रसाद दे दे। ये हमारी प्रकृति है। लेकिन और ये 20 लाख कोई अमीर घराने के लोग नहीं है, सामान्य मध्यम वर्ग, कोई शिक्षक पेंशन पे गुजारा करता है। लेकिन जब उसने सुना कि ये सिलेंडर किसी गरीब परिवार को जाने वाला है, उसने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। मेरे भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए जब 20 लाख गैस सिलेंडर उस गरीब परिवार में पहुंचेंगे जहां का रसोड़ा किचन धुएं से भरा हुआ रहता है, आप मुझे बताइए उस मां को कितना सुख मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे धुएं के कारण रोते रहते हैं, उनको कितना सुख मिलेगा। काम सही दिशा में करने से परिणाम मिलता है। भाइयों बहनों, अगर मैं कोयले की चर्चा करूंगा तो कुछ पॉलिटिकल पंडित उसको राजनीति के तराजू से तोलेंगे। ये जगह उस काम के लिए नहीं है। और इसलिए मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को प्रार्थना करता हूं कि मैं जिस कोयले की चर्चा करने जा रहा हूं उसको राजनीति के तराजू से कृपा करके मत तोलिए। ये राष्ट्र की संकल्प शक्ति का तकाजा है। जब सीएजी ने कहा कि कोयले पर्ची से कोयले की खदान देने के कारण 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हम भी चुनाव में भाषणों में बोलते थे, लेकिन मन में कभी रहता यार इतना तो नहीं होगा, बोलते तो थे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमने समय सीमा के अंदर तय किया कि कोयला हो, स्पेक्ट्रम हो और कोई खनिज हो, अब उसका नीलामी की जाएगी, ऑक्शन किया जाएगा। और मेरे प्यारे देशवासियों, ये टीम इंडिया का पराक्रम देखिए, 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प देखिए। समय सीमा में कोयले का ऑक्शन हुआ और करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आएंगे। भाइयों बहनों, आप अपने आत्मा से पूछिए, क्या भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? दलालों का ठेका गया कि नहीं गया? हिंदुस्तान की संपत्ति को लूटने वालों के दरवाजे बंद हुए कि नहीं हुए? मैंने कोई भाषण नहीं दिया था, करके दिखाया। स्पेक्ट्रम में वही हुआ। अभी एफएम रेडियो का ऑक्शन चल रहा है, बड़े बड़े लोग परेशान हैं। मुझ पे बहुत दबाव डाला गया कि मोदी जी एफएम रेडियो तो सामान्य व्यक्ति को काम आता है, कोई कमाई नहीं होती है, आप एफएम रेडियो का ऑक्शन क्यों करते हैं? बहुत दबाव डाला गया था, हर प्रकार से मेरा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हुआ था। लेकिन हमने कहा 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया ट्रांसपेरेंसी चाहती है, पारदर्शिता चाहती है। और अभी एफएम रेडियो के करीब करीब 80-85 शहरों का ऑक्शन चल रहा है। परसों जब मैंने पूछा, ऑक्शन में 1000 करोड़ से तो ऊपर चला गया था। ये पैसा गरीब के काम आने वाला है। भाइयों बहनों, देश को ठेकेदारों ने कैसे चलाया, कैसे लूटा, नीतियों पर प्रभाव पैदा किया, हमारे देश में कैसा कारोबार किया गया है। विदेश से जो कोयला आता है वो कोयला समुद्री तट के बिजली के कारखानों को नहीं दिया जाता, उसको जहां कोयले की खदानें हैं उसके अगल बगल के कारखानों को देने के लिए वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और कोयले की खदानों का कोयला है, उसको ट्रांसपोर्ट करके समुद्र तट के कारखानों तक ले जाया जाता है। इस देश के छोटे बालक को भी समझ आ सकता है कि भाई इधर का माल उधर और उधर का माल उधर के बजाय जिसका जहां है वहां लगाओ। भाइयों बहनों, हमने निर्णय बदल दिया। कारखाने के नजदीक में जो है उसका लाभ सबसे पहले उसको मिले। और मैं कहना चाहूंगा
एक छोटे से इस निर्णय ने दलालों की दुकानें बंद की और सरकार की तिजोरी में 1100 करोड़ रुपया जमा हो गया मेरे भाइयों बहनों, और ये हर वर्ष होगा। भ्रष्टाचार एक प्रकार से व्यवस्था का हिस्सा बन गया। जब तक व्यवस्था के हिस्सों से उसको काटा नहीं जाएगा, भाइयों बहनों, मैं आज तिरंगे झंडे की साक्षी से बोल रहा हूं, लाल किले की प्राची से बोल रहा हूं, 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को समझ करके बोल रहा हूं। 15 महीने हो गए आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है, उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और मैं, मेरे देशवासियों, आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा। यह आपको मैं कहने आया। लेकिन मैंने कहा था, यह दीमक है, सिर्फ दिल्ली सरकार से भ्रष्टाचार जाए इससे बात बनने वाली नहीं है। अभी भी छोटे छोटे स्थान पर परेशानियां हो रही हैं। गरीब आदमी इन छोटे लोगों की परेशानी से परेशान है। इसके लिए हमारी एक राष्ट्रीय चेतना को जगाने की आवश्यकता है। हमने भ्रष्टाचार के इस रूप से भली भांति उसको समझ करके जन जन को उसकी मुक्ति के लिए जोड़ना, और तब जाकर के इस कलंक से हम मिट सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे ये भी कहना है, काला धन काले धन के लिए इतने कम समय में हमने एक के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार बनने के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एसआईटी बना दी। 3 साल से लटका हुआ काम हमने पहले ही सप्ताह में पूरा कर दिया। वो एसआईटी आज काम कर रही है। मैं G20 समिट में गया, दुनिया के वो देश वहां मौजूद थे जिनकी मदद से काला धन वापस आ सकता है। G20 समिट में भारत के आग्रह पर काले धन के खिलाफ प्रस्ताव किया गया और हर देश दूसरे को मदद करेगा काला धन देशों को वापस पहुंचाने के लिए, इसका संकल्प किया गया। अमेरिका के साथ फटका का कानून हमने नाता जोड़ दिया। हमने विश्व के उन देशों के साथ उस प्रकार की संधियां की है ताकि वो देश अपने पास इस प्रकार का कोई भारतीय नागरिक का धन हो तो उसकी जानकारियां हमें रियल टाइम देता रहेगा। एक के बाद एक कदम उठाते गए। भाइयों बहनों, हमने एक कठोर कानून पारित किया। अब जब कानून पारित हो गया तो हर हफ्ते कोई न कोई हमारी सरकार का संपर्क करता है और कहता है, आपकी सरकार ने बड़ा जुल्म किया है, ऐसा कठोर कानून बना दिया। कोई कहता है ऐसा काला कानून बना दिया, इसके कारण अफसरों का जुल्म बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, कभी कभार जब बीमारी बड़ी भयानक होती है तो ऐसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, और जब इंजेक्शन लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है साइड इफेक्ट होगा।
लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर है कि साइड इफेक्ट झेलने के बावजूद भी इसी दवा से मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं ये काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाइल्यूट हो, थोड़े नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। मैं टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी, मैं आज कहना चाहता हूं, वो साइड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने की दिशा में हम आगे बढ़े।